हेलो दोस्तों, आप सभी का जो प्री के रिवीजन बैच चल रहा है इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम जो इस पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे, देखो मैंने अभी तक लगभग लगभग 9 वीडियो इसमें बना दिए गए हैं और इसमें हम जो चीज़ें फोकस कर रहे हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने क्या किया कि पूरा लगभग लगभग मोस्टली जो पार्ट है पूरा ही डिस्कशन कर दिया गया है। हालांकि जो जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उनको डिस्कशन किया गया है। और इसी के साथ अभी हम जो पार्लियामेंट को पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पार्लियामेंट को लेकर के भी सवाल जो पार्लियामेंट्री है, आपको मैंने बता दें पार्लियामेंट को एक तो जो सवा क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो आते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, क्या फीचर्स है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिए हैं। उन फीचर्स को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उन फीचर्स को लेकर के ही सवाल आते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या विशेषता है, क्या सबसे प्रायोरिटी के आधार पर विशेषता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझना है थोड़ा सा। और जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऊपर से पिक होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसलिए उन्हें गलत ना होने दें। क्योंकि ध्यान रखना, एग्जाम में फेल होने का जो रीज़न होता है, जो आप एग्जाम फेल होता है उसका एक रीज़न होता है सिली मिस्टेक का। ये आपको पीछे रख देती है सिली मिस्टेक, इसलिए कोशिश करो कि सिली मिस्टेक आपसे नहीं हो। और सिली मिस्टेक से यदि आपको बचना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको सिली मिस्टेक से बचना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे आपसे सिली मिस्टेक होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। तो प्लीज़ अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है और एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है प्री, तो डेफिनेटली कि आप अच्छे से इसका रिवीजन करो, बिल्कुल लूजनेस मत लो। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपने ठान ही लिया कि जब भाई यूपीएससी या पीसीएस में मुझे सिलेक्शन लेना है, तो फिर कोई कमी छोड़े तो क्यों भाई, कोई लैप्स क्यों छोड़े अपनी स्टडी में, कोई भी लैप्स मत छोड़ना, कोई ऐसी छोटी मिस्टेक मत करना, क्योंकि एक छोटी सी ही मिस्टेक आपको 1 साल डिले कर देती है। 1 ईयर डिले, आप 1 ईयर बैक चले जाते हो, आप दुनिया से 1 साल पिछड़ जाते हो। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी कमी ना छोड़ें, जितनी हो सके अच्छे से तैयारी करें। बाकी साथ हम दे रहे हैं जितना हमसे हो सके, बाकी हम अपने लेवल पे भी अपनी तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो इसी संदर्भ में आज हम संसद को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो संसद में हम देखो, संसद का आपसे पूछा जाए कि संसद में कौन कौन आते हैं, तो भारतीय संविधान में संसद का जो विवरण है वो आर्टिकल 79 में एक तो अनुच्छेद पूछे जाता है आपसे, तो ध्यान रखना। पीसीएस में डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने आपको बता दिया। कई बार बच्चों के मन में ये रहता है, स्टूडेंट के मन में हम कि सर ये मतलब कैसे हम आर्टिकल याद करें। देखो आर्टिकल अगर आप डायरेक्ट याद करने बैठ गए तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे, इतने आर्टिकल हैं। हमें हमेशा केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन्हीं को याद करना है। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे तो डेफिनेटली उनमें से जो क्वेश्चन आए वो केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ही आए हैं। तो इन आर्टिकल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले संसद का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं ये बात की गई है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि संसद में कौन कौन आते हैं या कसली, कई बार इसलिए ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन तो यहीं से पिक हो सकता है कि संसद में पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है, ठीक है। और ये व्यवस्था भारतीय संविधान में किसमें, आर्टिकल 79 में। दो क्वेश्चन आपसे एक तो पूछ सकते हैं कि भारत के किस अनुच्छेद में और कौन कौन आते हैं, तो ये चीज़ आपको एक तो अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, तो आप बोलना राज्यसभा, चूंकि हमने आपको पता है फेडरल सिस्टम अपनाए, फेडरलिज्म अपनाए, और फेडरलिज्म में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट्स का। राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, स्टेट्स का। यानी कि जो भी फेडरल सिस्टम होता है उसमें राज्यसभा होती है, या हम कह सकते हैं इसको अपर हाउस। जैसे यूएसए में सीनेट करती है जिसका काम, ये हमारे यहाँ अपर हाउस करता है। ये हमेशा जो स्टेट्स होते हैं या एक यूनिट्स होती है किसकी, संघ से शासन प्रणाली की, तो उनका क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। ये एक सवाल आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन डेफिनेटली। फिर आता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा को, तो राज्यसभा को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो राज्यसभा में आपको पता है कि हमने संसदीय में जो देखें तो 3 चीज़ आती है, एक होती है अपर हाउस,
यानी कि राज्यसभा, ये लोअर हाउस हो। तो प्रेसिडेंट को हमने पढ़ लिया, अब राज्यसभा को पढ़ते हैं, फिर लोकसभा को देखेंगे। अगर राज्यसभा की हम परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो अनुच्छेद 80 में इसकी बात की गई है, और शेड्यूल 4 है, उसमें राज्यसभा के मेंबर कितने होंगे इसके बारे में लगाया है। यानी कि शेड्यूल 4 की मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन कर दिया क्या था, राज्यसभा से संबंध है। इसमें यह किया गया कि भारत में राज्यसभा के मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं, जिसमें 288 ये हो सकते हैं इलेक्टेड और 12 हो सकते हैं नॉमिनेटेड। यानी कि टोटल मेंबर, ये तो बोली गई इतने हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन प्रेजेंट में कितने, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो मैक्सिमम और एक प्रेजेंट, दो चीज़ों को ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो टोटल 245 है, जिसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो 243 तो है इलेक्टेड और 12 है नॉमिनेटेड। अब इसमें देखो 240 जो सॉरी 2 मैंने गलत बोला, सॉरी 233 है, ये तो है इलेक्टेड, और 12 है किसना, नॉमिनेटेड। इसमें से भी एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें से नॉर्मली एक अच्छी संघीय शासन प्रणाली में सारे सदस्य स्टेट से आते हैं, लेकिन भारत में चूंकि यूनियन टेरिटरी भी है, तो दिल्ली और पुडुचेरी या कई यूनियन टेरिटरी से भी अपने लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आते हैं। इसलिए 229 की अगर हम बात करें, 229 ये तो आते हैं स्टेट से, जितने भी स्टेट हैं, और 4 आते हैं किससे, यूनियन टेरिटरी से, जिसमें दिल्ली की बात कर सकते हैं हम। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या संघ शासित प्रदेशों से भी अपर हाउस में सदस्य आ सकते हैं, राज्यसभा में सदस्य आ सकते हैं? आप बोलना हाँ आ सकते हैं, 4 सदस्य आते हैं। तो ये तो एक तो सदस्यों का हो गया आपको। इसके अलावा ध्यान रखना, अपर हाउस में नियम तो ये होता है, अपर हाउस में या राज्यसभा में हमेशा सदस्यों की संख्या सारे स्टेट्स में समान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, स्टेट का। तो हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने के लिए नॉर्मली संघीय शासन प्रणाली या फेडरल सिस्टम में ये बात बोली गई है कि समान होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका में हर स्टेट से 2 सदस्य आते हैं, अर्थात अमेरिका में 50 स्टेट है, इसलिए सीनेटर कितने होते हैं, टोटल 100। लेकिन भारत में स्टेट को आधार नहीं बनाया गया है। भारत में जो बेसिक है, जो अलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा, इसका बेस है वो है पॉपुलेशन, जबकि यूएसए में इसका बेसिक है, बेस बनाया गया है वो क्या है, स्टेट। तो इसलिए भारत में जनसंख्या को बनाया गया है। इसलिए भारत में कौन सी जनसंख्या कैलकुलेट होती है, ध्यान रखना, 1971 की पॉपुलेशन को अलोकेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट, है ना, इन राज्यसभा, ये किस में की जाती है, ये सीटों के आवंटन का आधार है वो 1971 की जनगणना को माना जाता है, यानी कि सेंसस है 1971 है, उसको माना जाता है। और भारत में आधार किसको माना गया है, पॉपुलेशन को, ना कि स्टेट को। ये अंतर जरूर ध्यान रखना है। जबकि नियम तो है कि जब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है तो स्टेट को यूनिट माना जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ किसको माना गया है, जनसंख्या, ठीक है। अब इसका मतदान होता है वो ओपन मतदान होता है, ये ध्यान रखना। एक तो आपको पता है लोकसभा का जो मतदान होता है वो होता है सीक्रेट, यानी कि हम जाते हैं और अपना मत है वो गोपनीय रखते हैं, हम किसी को भी नहीं बताते हैं कि किसको देखे हैं, कैसे देखे हैं, ठीक है। और मतलब उससे पता नहीं लगता कि किसको देखे हैं, इसलिए उसमें होता है सीक्रेट मतदान। खुला मतदान अपने राज्यसभा का मतदान होता है ओपन इलेक्शन होते हैं इसमें, एक तो ये ध्यान रखना। और ओपन इलेक्शन का मतलब है कि इसमें ये प्रोविजन कहाँ है, ये रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट 1951 के अनुसार है। और इसमें ये है, ओपन का मतलब इसमें आपको पता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनको इलेक्टेड किया जाता है, उनको वोटिंग करता है कौन, स्टेट एमएलए, जो स्टेट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उसके जो सदस्य होते हैं वो किसका इलेक्शन करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का। तो इसलिए बोला गया है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं जो कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वो क्या करेंगे, अपने वोट को बताएंगे, किसको, विप को। अब आप बोलेंगे विप क्या होता है, विप क्या होता है, हर पार्टी का एक लीडर होता है, हर पार्टी का एक नेता होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सचेतक। यानी कि हर पार्टी का किसका होता है, ये ध्यान रखना, किसका, पार्टी का। और हर पार्टी का एक सचेतक होता है, विप होता है। और ये हर पार्टी के सदस्यों का दायित्व है कि विप के निर्देशों के अनुसार काम करें। तो इसलिए हर पार्टी का होता है, एक सबसे एक होता है, हर पार्टी का होता है। जैसे ही राज्यसभा का अगर चुनाव हुआ है, तो राज्यसभा के चुनाव में अगर कोई विधानसभा में वोटिंग करने वाला, विधानसभा का वोटिंग करने वाला व्यक्ति अगर वोटिंग करता है, तो वो पहले अपने विप को बताएगा, अपने विप है अपनी पार्टी का। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लें अगर राज्यसभा का चुनाव हुआ है, मान लें हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव हुआ है, और अब बीजेपी का कोई क्या है,
बीजेपी का विधायक है, वो वोटिंग देना चाहता है, उसका वोटिंग देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपना वोट है उसको बताएगा अपने बीजेपी के व्हिप, कहाँ पर, राजस्थान विधानसभा में। तो राजस्थान विधानसभा में जो बीजेपी का व्हिप होगा उसको वोट बताएगा, फिर उसको वोटिंग करेगा, ध्यान रखना। अर्थात अपनी पार्टी का जो व्हिप होता है उसको इसको वोटिंग बतानी पड़ती है, भाई मैं इस व्यक्ति को वोट कर रहा हूँ, लेकिन वो अन्य सदस्यों को नहीं बता सकता, केवल और केवल व्हिप को ही बताएगा कि इसको वोटिंग किसको। अगर उसने अन्य सदस्यों को अपना वोट उजागर कर दिया, बता दिया, तो वो क्या हो जाएगी, उसका जो वोटिंग है वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, इस सेंटेंस को जरूर ध्यान रखना, प्री में सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसको दिखाते हैं, केवल और केवल व्हिप को, अगर अदर सदस्य को दिखाया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसका रीज़न है, वो व्हिप को दिखाने का मतलब ये है कि ये दल बदल ना हो, यानी कि जो पार्टी चेंजेस होती है वो सिस्टम ना होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए इसको लेके आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने, कुलदीप नायर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला इस केस में कि हाँ, ओपन इलेक्शन इन राज्यसभा ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का चुनाव है वो ओपन होता है, और ओपन का मतलब क्या है कि कोई भी कैंडिडेट वोट देगा तो अपनी पार्टी के व्हिप को अपना वोट दिखाएगा, अन्य सदस्यों को नहीं दिखाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एक सवाल आता है कि राज्यसभा में पहले तो ये था कि पहले जो ओरिजिनल 1951 का एक्ट था, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट, उसमें ये प्रोविजन था कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो जिस राज्य से चुना जाता है उस राज्य का निवासी होना जरूरी है, या उस राज्य की जो मतदान सूची है उसमें उसका लिस्ट में नाम होना जरूरी है, ये था। लेकिन 2003 में एक संशोधन कर दिया और बोला कि जरूरी नहीं कि कोई राज्यसभा का सदस्य चुना जा रहा है उस राज्य से, और जरूरी नहीं कि उस राज्य का निवासी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूपी में राज्यसभा का सदस्य चुना जा रहा है तो राजस्थान का व्यक्ति भी यूपी में चुनाव लड़के चुनाव पे राज्यसभा में जा सकता है, उसको जरूर नहीं कि वो यूपी का ही हो। हालांकि 1951 के एक्ट में ये था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया 2003 में, ठीक है। तो अब जरूर नहीं है, अगर क्वेश्चन आए तो जरूर नहीं है कि आप वहाँ के निवासी हो, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना कि राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूर नहीं है कि आपको निवासी वहाँ का होना चाहिए, उस राज्य का। दूसरी बात, निर्वाचन के लिए अगर आप बात करें तो निर्वाचन का जो नॉमिनेशन है, अगर आप निर्वाचन के लिए सबसे पहले अगर नॉमिनेशन देते हैं तो इसका सारे प्रोविजन है वो रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक एक्ट है इसमें है, ध्यान रखना। मैं आपको फिर बताता हूँ, इलेक्शन के बारे में संविधान में बहुत संक्षिप्त लिखा हुआ है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, और पार्लियामेंट ने उसको उसी शक्ति का यूज करते हुए 1950 और 1951 में 2 एक्ट बनाए हैं, और उन्हीं एक्टों के आधार पर भारत में इलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट। इसमें पूरा प्रोविजन किया गया है कि राज्यसभा का अगर कोई सदस्य आता है तो वो किस तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितनी जमा राशि, अगर कितनी जमा राशि उसको देनी पड़ती है, कितने प्रपोजल उसके साथ होने चाहिए। प्रपोजल मतलब उसके मतलब जैसे हमने प्रेसिडेंट के उसमें देखे थे, ठीक इसी प्रकार। तो इसमें बोला कम से कम 10 MLA उसके पक्ष में होना चाहिए। और प्रपोजल के एक ध्यान रखना ये बात है, इसमें ये थोड़ा सा एक अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में ये था कि जो प्रपोजल है वो एक उम्मीदवार के लिए अगर उसने समर्थन किया तो दूसरे उम्मीदवार के साथ नहीं जा सकता, जबकि इसमें यह है कि एक प्रपोजल कई उम्मीदवारों को खड़ा कर सकता है, यानी कि एक प्रपोजल होता है या एक प्रस्तावक होता है, एक से अधिक उम्मीदवारों का समर्थन कर सकता है। ये डिफरेंस हो जाता है थोड़ा प्रेसिडेंट के उससे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है, ये कितनी जमानत राशि है, कई बार तो यूपीपीसीएस में सवाल ऐसे पूछ लेते हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि 1951 किस जगह इसका प्रोविजन है। तो ध्यान रखना, नॉमिनेशन की पूरी प्रोसेस है, इसका प्रोविजन संविधान में नहीं है, इसका प्रोविजन आरपी एक्ट 1951 में किया गया, ठीक है। निर्वाचन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, जिस प्रकार इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है ठीक उसी प्रोसेस के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया इसकी होती है, किसकी, राज्यसभा की। तो पद्धति आपको जरूर ध्यान रखनी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, है ना। जो सिंगल ट्रांजिशन पद्धति होती है, सिंगल ट्रांजिशन वोटिंग सिस्टम, इस सिंगल ट्रांजिशन वोटिंग सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ द सिंगल ट्रांजिशन वोटिंग, इसको अगर देखें तो ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की सिंगल ट्रांजिशन वोटिंग होती है इसमें, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज की जाती है, उसी पद्धति को इसमें यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। जो विधायक होते हैं संबंधित राज्य की विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो उनको वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करने का तरीका सेम प्रेसिडेंट का था, उसी प्रकार का तरीका इसमें है। अब कोई वोट अवैध कब हो सकता है, कब किसी वोट को रिजेक्ट किया जा सकता है, कब किसी वोट को इलीगल या रिजेक्ट माना जाएगा।
तो रिजेक्टेड वोट किस सिचुएशन में हो गया ध्यान रखना है। तो एक तो सबसे पहले ये कि अगर कोई वोटिंग करता है तो मैंने बताया था कि हर वोटर को, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो वोटिंग करने वाला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए होगा उसको सबको प्रेफरेंस चूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो 3 खड़े हुए, ए, बी और सी, तो इसको मान लो पहली प्रेफरेंस देता है, इसको तीसरी, इसको दूसरी, तो सबको इसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 और 2 देकर इसको छोड़ के आ गया, अगर वो इसको छोड़ के आ गया तो उसका वोट रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अर्थात जितने भी कैंडिडेट होते हैं उतनी ही प्रेफरेंस उस वोटर को देनी पड़ेगी, और यहाँ वोटर कौन होगा, एमएलए, ठीक है। दूसरी, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका वोट रिजेक्ट मान लिया जाएगा। दूसरी बात, यदि एक प्रत्याशी यानी कि एक प्रत्याशी को 2 बार प्राथमिकता दे दी है तो भी निर्वाचन प्रक्रिया का, अब यहाँ उसमें मान लें किसी वोटर ने, मान लें जो कैंडिडेट है, जो वोटिंग करने वाला वोटर है, जिसमें इसमें आपको पता है वोटर का मतलब एमएलए और एमपी है, एमएलए है, तो ये जब वोटिंग करता है ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को 2 बार प्रेफरेंस देता है। अगर उसने एक कैंडिडेट है उसको 2 बार प्रेफरेंस दे दी तो भी उसका रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, पहली बार तो किसी को प्रेफरेंस नहीं दी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एक को ही रिपीटेड प्रेफरेंस दे दी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, एक इसमें स्पेशल एक स्याही या इंक का यूज करना होता है। उनकी एक कलम है, एक पेन होता है, उसकी एक स्पेशल इंक होती है, अगर उसका भी उसने यूज नहीं किया, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसाइड की जाती है या आरपी एक्ट में उसका प्रोविजन है, अगर उस स्पेशल इंक का यूज नहीं किया जाता तो भी उसका वोट रिजेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है कि किन सिचुएशन में राज्यसभा में वोटिंग करने वाले विधायकों का वोट रिजेक्ट हो जाता है। वो सिचुएशन 3 है, पहली प्रेफरेंस की, दूसरी एक से अधिक प्रेफरेंस देने पर, और तीसरी वो गलत इंक यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटा का ध्यान रखना, राज्यसभा के निर्वाचन में नोटा नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक तो क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों को क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसा कि ऊपर बोला कि अगर ये नोटा का मतलब किसी को भी प्रेफरेंस ना देना, जबकि इसमें प्रोविजन नहीं होता। इसमें हर जो इलेक्टोरियल होता है या हर जो वोटिंग करने वाला होता है उसको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। यदि वो प्रेफरेंस नहीं देता तो उसका वोट रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात, यह संविधान जो संशोधन है यह बिल्कुल लागू नहीं होता। दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है वो सदन की प्रोसेस का भाग नहीं। ध्यान रखना, इलेक्शन जो प्रोसेस होती है, इलेक्शन प्रोसेस है वो हाउस प्रोसीजर से बाहर होती है, इसलिए हाउस प्रोसीजर से बाहर होती है, इसलिए बोला गया कि जो दल बदल कानून है वो इसमें लागू नहीं होगा। यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ वो इसमें लागू नहीं होता। एंटी लॉ है वो राज्यसभा में लागू नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखने। यही क्वेश्चन आते हैं, क्या दल बदल कानून लागू होता है, क्या नोटा का प्रयोग होता है, क्या वो मूल निवासी वहाँ का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे राज्यसभा के पूछे जाएंगे। या मेंबर ऑफ कितने हुए, कितनों को इलेक्टेड किया जाता है, इलेक्टेड की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो चीज़ है। उपचुनाव का मतलब है कि कोई उपचुनाव, जो आपको देखा होगा आपने, जो बाई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन किस सिचुएशन में होता है, या तो किसी कैंडिडेट ने मतलब किसी मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया हो, या उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है ना, इन्हीं कारणों से उसका वो होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी, वो ध्यान रखना, अगर राज्यसभा के किसी सदस्य का किसी सीट पे बाई इलेक्शन हुआ है तो वो व्यक्ति है जो नया इलेक्टेड कैंडिडेट होता है। नॉर्मली आपको पता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है उस मेंबर का, 6 साल। लेकिन जो नया सदस्य चुना जाएगा वो शेष कार्यकाल के लिए रहेगा। जैसे मान लें एक सीट है ए, इस सीट पर कोई कैंडिडेट 2 साल तक रह लिया, अचानक उसकी हो गई डेथ, तो अगला जो कैंडिडेट होगा इस सीट से इलेक्टेड होकर आएगा वो केवल 4 वर्ष तक ही 4 वर्ष तक ही उस सीट पर रहेगा। अर्थात रिमेनिंग जो पीरियड रहेगा उसी तक वो पद पर रहेगा। ध्यान रखना, रिमेनिंग पीरियड तक ही, ध्यान रखना ये चीज़। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कितने साल तक रहेगा, तो जितना उसका रिमेनिंग पीरियड है उतने साल तक रहेगा, ये नहीं कि उसको 6 साल तक रहेगा, जितना रिमेनिंग पीरियड है उसके साथ। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, अगर किसी के 2 ईयर बाद डेथ होगी तो उसका कार्यकाल 4 वर्ष ही रहेगा। अब ये तो मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू, इसको छोड़ो अभी। दूसरी बात, कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा आपको पता है कि राज्यसभा अगर हाउस की बात करें तो राज्यसभा का हाउस परमानेंट है। परमानेंट का मतलब है कि इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि लोकसभा का डिजोल्वेशन या राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। इसका हमेशा स्थायी रहती है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर इसके जो 1/3 सदस्य है वो 2-2 साल में चुने जाते हैं। अर्थात जैसे 100 इस बार चुने गए, जैसे टोटल लगा लो 245 है, तो उनके 1/3 सदस्य वो हर 2 साल के बाद उनका इलेक्शन होता है।
तो अर्थात ये स्थायी सदस्य है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर सदस्य होते हैं उनका 2/3 में 1/3 सदस्य उनका एवरी 2 ईयर के बाद इलेक्शन होता है। योग्यता ध्यान रखना, ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो योग्यता तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस है, उनकी योग्यता लगभग समान है, बस एज का डिफरेंस है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में मिनिमम 25 ईयर कंप्लीट कर चुका हो, राज्यसभा में मिनिमम 30 ईयर कंप्लीट कर चुका हो और प्रेसिडेंट के लिए कितना होना चाहिए, वो 35 ईयर कंप्लीट कर चुका हो। ये ईयर है, ये तो है एज की। इसके अलावा बाकी जो क्वालिफिकेशन है, बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखो ये जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है ऊपर, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ पर लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। ये तो कहाँ पर लिखी हुई है, संविधान में। यानी कि पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। और ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट के चुनाव में वो केवल और केवल 2 आधार पर अगर भारत का नागरिक बना है, एक तो उसका बॉर्न और एक उसका नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिक आधार पर यदि वो भारत का नागरिक बनना है तो प्रेसिडेंट बन सकता है। अदर आधार पर जैसे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो यदि भारत का नागरिक बना है, सिटीजन ऑफ इंडिया उसने ली है सिटीजनशिप, तो भारत प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन वो लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो भारत का नागरिक, चाहे उसने नागरिकता किसी भी तरीके से अर्जित की हो। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत 30वीं अनुसूची के अनुसार शपथ, यानी कि इन सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है 30वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। और दूसरा, एक चीज़ ध्यान रखना, संविधान ने एक चीज़ बोल रखी है कि इनकी योग्यताओं को डिसाइड करने की शक्ति किसके पास है, संसद। और आपको पता है संसद ने यूज किया। तो देखो ये मेन चीज़ अब इनकी योग्यता है। अब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन देखें, एलिजिबिलिटी देखें, नियोग्यता अगर हम देखें एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी या नियोग्यता की बात करें तो कौन कौन सी आधार पर इनको नियोग्य घोषित किया जा सकता है, तो ये तो संविधान में लिखी हुई है। संविधान में ये लिखिए अगर कोई व्यक्ति इन पदों पर ये चीज़ उस व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, पहली बात तो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, यानी कि लाभ के पद पर ना हो। पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया ना हो। तीसरी बात, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, और मेंटली डिस्टर्ब ऐसा नहीं कि कोई सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफाइड मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और चौथा, उसने अगर इंडियन सिटीजनशिप अगर छोड़ दी है, त्याग दी है, तो वो भारत का, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखेगा। और यदि इन नियोक्ताओं में वो व्यक्ति पाया गया है, अगर वो व्यक्ति में ये इन एलिजिबिलिटी पाई गई है, तो उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। और ये काम कौन करेगा, ये काम, ये डिसीजन देगा, ध्यान रखना कौन देगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ध्यान रखना, संविधान में निर्धारित नियोक्ताओं पर अगर कोई व्यक्ति पाया गया है, कोई सदस्य पाया गया है, तो उसको राष्ट्रपति, जैसे संसद के सदस्यों को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति, और राज्यसभा के सदस्यों को कौन हटाएगा, राज्यसभा नहीं, विधानसभा के सदस्यों को हटाएगा राज्यपाल। ये उनको हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इन पर डिसीजन लेते टाइम इलेक्शन कमीशन से जरूर परामर्श लेंगे। एक बात ध्यान रखना, यानी कि संविधान में निर्धारित नियोक्ताओं का अगर कोई व्यक्ति सदस्य पाया गया तो उनको हटाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होती है। उन पर डिसीजन कौन देता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल देता है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसा डिसीजन देते टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श जरूर लेता है, यानी कंसेंट करता है उससे। इसके अलावा कुछ नियोक्ता इनकी आरपी एक्ट 1951 में डिसाइड की गई है। जैसे अगर मान लें इलेक्शन के दौरान ही उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, या वो भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया, या 2 वर्ष से अधिक तक की अगर किसी व्यक्ति को सज़ा मिल गई हो, या उसने चुनावी जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका अच्छे से ब्यौरा नहीं दिया हो, उसमें कुछ धांधली कर दी हो, उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया हो, या वो सरकारी सेवा में, अगर मान लें कोई व्यक्ति पहले सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार से युक्त हो गया, आपको पता है कई ऑफिसर चुनाव लड़ते हैं, तो अगर उसके ऑफिसर रहने के टाइम पे कोई करप्शन का चार्ज लगा है तो भी उसको हटाया जा सकता है। अगर वो सरकारी मतलब ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप हो, तो ऐसी जगह अगर वो व्यक्ति में ये एलिजिबिलिटी पाई गई है, ये इन व्यक्तियों में अगर नियोक्ता पाई जाती है, तो इन नियोक्ताओं के आधार पर निर्णय देने का, इन नियोक्ता के आधार पर उसको सदस्यता से हटाना है नहीं हटाना, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। यानी इनके आधार पर अगर किसी सदस्य के विरुद्ध में केस जाएगा तो जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, इनके आधार पर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा अगर संसद के सदस्य तो, और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य तो गवर्नर के पास जाएगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन एक्ट
अब एक और होती है इनकी नियोक्ता एंटी डिफेक्शन एक्ट। और एंटी डिफेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो आपको बताइए कब आया गया था। ये तो सबसे पहले एक ध्यान रखना, दल बदल कानून आया था 82वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में। इसका उद्देश्य था कि दल बदल को रोका जाए, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से लाया गया था। इसमें अगर निर्णय देने की शक्ति है तो वो निर्णय कौन देता है, स्पीकर। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना कि कौन कौन सी नियोक्ता में निर्णय कौन कौन देता है, इसको लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने एलिजिबिलिटी का फॉलो नहीं किया, जो इन एलिजिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई ऐसे उसके अकॉर्डिंग पाया गया, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर है कि वो उस पर केस देखेंगे और उनको लगता है कि उसने मिसयूज किया है तो उसको सदस्यता से भगा दिया जाएगा। और अगर आरपी एक्ट का उल्लंघन किया है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन देगा। और यदि एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिन जिन डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत वो पाया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है इनको, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन में पाया जाता है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी स्पीकर उस पर डिसीजन देता है। तो ये है मेन। तो इसके अलावा व्यक्ति, ध्यान रखना इसमें बोला गया है, अब व्यक्ति हो गई, इसके अलावा बोला गया है कि जो व्यक्ति है दोहरी सदस्य है, डबल मेंबरशिप, अगर हम डबल मेंबरशिप की बात करते हैं, ड्यूअल मेंबरशिप का मतलब है कि एक सदस्य एक साथ या तो 2 बार 2 सीटों से लड़ लिया हो चुनाव लोकसभा की सीट, या वो पहले राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का चुनाव जीत गया हो, या पहले विधानसभा का सदस्य हो लोकसभा का सदस्य जीत गया हो। तो 2 अगर डबल उसके पास मेंबरशिप है तो उसके लेकर के भी कुछ इनकी लिमिटेशन डिसाइड की गई है। कैसे कि पहली बात यह कि अगर कोई मेंबर दोनों सदनों से निर्वाचित होकर आए हैं तो उसको 10 दिन में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं दोनों सदस्य चुन लिया हूँ और मैं इस हाउस से मैं अपना रेजिग्नेशन देने वाला हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता बची रहेगी। अदरवाइज उसने कोई इंटीमेशन नहीं किया तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता को पहले हटाया जाएगा। किससे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसको, मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति 2 सीटों से इलेक्टेड होकर आया, जैसे मोदी जी भी 2 सीटों से इलेक्टेड होकर आए थे, तो उसको 1 सीट से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अदरवाइज उसने नहीं दिया तो उसकी दोनों ही सीटें हट जाएंगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सदस्य पहले एक सदन का है और दूसरे सदन से चुन के आ गया तो भी उसको सदस्यता उसको पहले सदन से सदस्यता अपने आप ही, अगर उसने इंटीमेट नहीं किया तो उसकी पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई मेंबर पहले एमएलए था और अब एमपी बन के आया है तो उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है 14 दिन में उसको लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या जी, लोकसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, जो काम पनिशमेंट के तौर में होगा उसमें उच्च सदन की सदस्यता जाएगी। जैसे अगर कोई लोकसभा का है, चुनाव जीत के और उसने इंटीमेशन नहीं किया और वो पहले से राज्यसभा का है तो राज्यसभा की सदस्यता जाएगी। इसी प्रकार अगर वह विधानसभा का है और लोकसभा का जीतते हैं और इंटीमेशन नहीं किया तो पहले उसकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कब कब उसकी मेंबरशिप है वो चली जाएगी। ये क्वेश्चन आते हैं प्री में लाइन बाय लाइन। इसी प्रकार ये डिसीजन क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है और किस किस डिस्क्वालिफिकेशन पर उसको डिसीजन देने की शक्ति किस किस के पास है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? और राज्यसभा का चेयरमैन हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करता है। और वो राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है, उसका प्रधान होता है। और नॉर्मली वोटिंग नहीं करता, लेकिन कब वोटिंग करता है? ये वोटिंग करता है बराबर की स्थिति में, जब डिसीजन देना हो तो निर्णायक मत करता है। और निर्णायक मत का मतलब ये है कि जब बराबर की इक्वल सिचुएशन आता है तो उस समय अगर उसको डिसीजन देना है तब वोटिंग करता है। इसी प्रकार उपसभापति, इसलिए ध्यान रखना सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है ना। उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है। और सामान्यतः बहुमत दल का होता है, क्योंकि वोटिंग जिसको राज्यसभा में बहुमत होता है उसी का ये सदस्य होता है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों की लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन में राज्यसभा और लोकसभा में इक्वल पावर है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा में अगर बराबर की पावर की हम बात करें तो जनरल बिल होता है या संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई बिल है, इन दोनों में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्ति है, इक्वल पावर, इन जनरल बिल एंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के और जनरल बिल को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बराबर की शक्तियाँ हैं, ठीक है। दूसरी बात,
जैसे कोई रिजोल्यूशन है उसको लाने में या कोई बहस करने में या सरकार से क्वेश्चन पूछने में, इसमें दोनों में इक्वल क्या है, पावर है। लेकिन राज्यसभा को धन विधेयक पर शक्ति नहीं है। कोई भी मनी बिल आता है वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, आपको पता है, यानी कि लोअर हाउस में जाता है, और उसके बाद लोअर हाउस उसको पास कर देती है तो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा उसको 14 दिन ही रख सकती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कितने दिन, मैक्सिमम 14 दिन। दूसरी बात 14 डेज के बाद अब अगर राज्यसभा कुछ नहीं करती तो उसको पास मान लिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर राज्यसभा ने मनी बिल में कोई अमेंडमेंट किया है तो लोकसभा पे डिपेंड करता है, उनको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी करती है। इट मीन्स कि धन विधेयक पर समस्त पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। और दूसरी बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें या जवाब देते, अगर मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी प्रति रहती है, लोअर हाउस के, ध्यान रखना, किसके प्रति रहती है, लोअर हाउस। इन मामले में, धन विधेयक के मामले में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में या कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के पास कम शक्ति होती है। लेकिन राज्यसभा को स्पेशल पावर भी है, ध्यान रखना, स्पेशल पावर है राज्यसभा को। पहली बात तो एक तो अखिल भारतीय या ऑल इंडिया सर्विस, अगर मैंने मान लिया हमें एक नई सर्विस लानी है, जैसे कई बार मामला चल रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत में जाननी है तो इसका प्रस्ताव कौन लाएगा, सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन कौन लाएगा, राज्यसभा ही इसका रेजोल्यूशन ला सकती है, लोकसभा नहीं ला सकती। तो अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ना है, उससे संबंधित अगर रेजोल्यूशन आना है तो सबसे पहले राज्यसभा में आता है। तो सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है, वो आएगा विशेष बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से आएगा, 2/3 बहुमत से आएगा वो प्रस्ताव, और उसके बाद संसद एक कानून बनाएगी, तब जाके नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन होगा। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव लाने की पावर है वो किसके पास होगी, अखिल भारतीय संबंधित, वो राज्यसभा के पास है, यानी कि अपर हाउस के पास है, लोअर हाउस के पास ये पावर नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी स्टेट सूची पर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन सबसे पहले राज्यसभा ही लाती है। यानी कि मैंने बताया था आपको आर्टिकल 249 में कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है, और स्टेट लिस्ट पर अगर संसद को कानून बनाने की जरूरत है तो सबसे पहले राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लाएगी और रेजोल्यूशन के माध्यम से ये सिद्ध करेगी हाँ ये विषय है, इंपॉर्टेंट है, अब संसद इस पर कानून बना सकती है। उसके बाद जो कानून बनेगा उसमें तो समान इक्वल पावर होगी, लेकिन कानून बनाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा वो सबसे पहले उस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा वो केवल और केवल राज्यसभा ही ला सकती है। लेकिन ध्यान रखना, कानून बनाने में दोनों में इक्वल पावर होती है। इसी प्रकार नई अखिल भारतीय है या नई अखिल भारतीय सेवा है, इनका जो रेजोल्यूशन लाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा कि हाँ ये सेवा गठित होनी चाहिए, वो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा लाएगी और वो पारित हो जाएगा। उसके बाद उन्हीं सेवाओं को गठित करने के लिए हमें एक एक्ट लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, वो बिल दोनों सदनों में समान उससे पारित होगा। तो बिल की बात अलग है, लेकिन प्रस्ताव लाना सबसे पहले राज्यसभा ही लाएगी। तो ध्यान रखना। इसके अलावा आपको पता है कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है, आपको पता है लोकसभा तो अस्थायी है, वो डिजॉल्व हो जाती है, और उस समय हम जितने भी इमरजेंसी प्रोविजन करते हैं, इमरजेंसी लागू करते हैं, तो मैंने बोला कि इमरजेंसी के लिए रिकमेंडेशन होनी चाहिए दोनों सदनों में, तो उस समय अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा ये काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और राज्यसभा आपको पता है, राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव आरंभ कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट आता है ये तो किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने आता है तो ये प्रस्ताव केवल पहले कहां से आएगा, राज्यसभा से। राज्यसभा हटाएगी और राज्यसभा किस मेजोरिटी से आएगी, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, ये आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं विशेष इफेक्टिव मेजोरिटी, इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखो। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि देखो टोटल सदस्य किसी हाउस के टोटल मेंबर माइनस वैकेंसी वटे 2+1, यानी कि मान लेते हैं कि लोकसभा मान लें 545 है, अब 543 है। अब 543 में आपको पता है कुछ सीटें खाली भी हो जाती है, कई बार कोई मर गया, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया और चुनाव नहीं हुए तब तक, तो हो जाती है वैकेंसी। तो उस वैकेंसी सीट को मान लें 3 सीट मतलब वैकेंट है, उनको हटा देंगे, उसके बाद 2 का भाग देंगे +1। यानी ध्यान रखना, साधारण बहुमत पाने के लिए तो आपको उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों का 2+1 होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी में
आपको टोटल मेंबर माइनस वैकेंसी अपॉन 2+1 उस कौन से, तो इसके लिए बड़ा मतलब आपको ऐसा आसानी से बहुमत नहीं मिलेगा, यानी कि इसके लिए भी आपको लगभग 270+ वोटिंग चाहिए, क्योंकि सीट नॉर्मली 1 2 3 या कई बार तो एक भी खाली नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में इफेक्टिव मेजोरिटी अलग होती है, ध्यान रखना। जनरल मेजोरिटी में क्या है, प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों का आधा +1, और इफेक्टिव मेजोरिटी में टोटल मेंबर माइनस वैकेंसी डिवाइड 2+1, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा के जो सभापति है उसको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रस्ताव लाती है कौन, राज्यसभा। चूंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो जो कौन होता है, उपराष्ट्रपति, अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाती है, राज्यसभा। क्यों लाई, क्योंकि इसका चेयरमैन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने राज्यसभा के बारे में जानकारी करी। ध्यान रखना, एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना, छोटी सी भी गलती नहीं करके आनी है आपको, क्योंकि सवाल आपसे यही पूछा जाता है कई बार। यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि किस में दोनों की इक्वल पावर होती है, किस में दोनों की कम ज़्यादा पावर होती है, और किस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है। ये सारे प्रोविजन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जनरल बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के समान होती है, बाकी मनी बिल पे लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, रिविजन अच्छे से करना। अब पढ़ते हैं हम लोकसभा। लोकसभा आपको पता है समूह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, और ये करती है जनता का। राज्यसभा किसकी करती है, राज्यों का, ये किसका करती है, जनता का। ध्यान रखना, आर्टिकल 81 में इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। आर्टिकल 81, और आपको पता है हम कंस्टिट्यूंसी यानी प्रादेशिक इलेक्शन के आधार पर हम कंस्टिट्यूंसी अलॉट करते हैं कि ये कंस्टिट्यूंसी, ये कंस्टिट्यूंसी, ये कंस्टिट्यूंसी, और कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं उसके बाद। तो प्रादेशिक निर्वाचन के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसा किसका, इसका। तो लोकसभा का कैसे इलेक्शन होता है, लोअर हाउस का डायरेक्ट इलेक्शन। टोटल इसके सदस्य संख्या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 552 हो सकती है। वर्तमान अगर बात करें तो 543 है। ध्यान रखना, हुआ क्या था, तो 553 एंड 552 है, तो उसमें से 530 तो आएंगे स्टेट से, ठीक है ना, और ये हो गए, और 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और 2 आएंगे अगर हम बात करें तो 2 आएंगे कहाँ से, आंग्ल भारतीय जो नॉमिनेटेड होंगे। 2 सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाएगा, और नॉमिनेटेड कौन करता था, प्रेसिडेंट। ये मूल संविधान में प्रोविजन रखा गया था, और मूल संविधान में बोला गया कि हर 10 साल के बाद इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन हाल ही में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, उसमें 2 आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेटेड करने वाले प्रोविजन को समाप्त कर दिया। अब वर्तमान में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने की शक्ति अब नहीं है, अब इसको समाप्त कर दिया, बोला कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वर्तमान में ये चीज़ नहीं है। वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हमारे पास, 543, ठीक है। ये हटा दिया वर्तमान में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब वर्तमान 543 है, 543 में 530 तो कहाँ से हैं, स्टेट से, और 13 कहाँ से, यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। वर्तमान में ये सदस्य संख्या है। 513 तो राज्यों से आते हैं, और 13 लगभग 13 आते हैं कहाँ से, 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान रखना है, एक तो प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, प्रादेशिक आधार पर इलेक्शन किया जाता है, टोटल सदस्य संख्या मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और प्रेजेंट में इतनी है, ठीक है। ये चीज़ है। सीटों का आवंटन मैंने बोला था, सीटों का आवंटन की अगर मैं बात करूँ तो सीटों का आवंटन तो होता है जनसंख्या के आधार पर, है ना। लेकिन राज्यों के बीच में समानता है, कैसे कि देखो, नियम तो जब ये संविधान लोकसभा उस टाइम में था कि एक लोकसभा, एक MP लगभग 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, ही था। इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई हमने सीट बढ़ाते गई। लेकिन वर्तमान में ये बोला गया कि देखो अब वर्तमान में क्या होता है कि देखो, यानी कि जिस स्टेट में सीट जनसंख्या ज़्यादा है उस स्टेट की सीट ज़्यादा होगी, अर्थात जनसंख्या के आधार पर सीटों का इलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन लोकसभा क्षेत्रों के बीच में समानता नहीं है। लोकसभा क्षेत्रों की समानता इसलिए बीच में नहीं कि अगर हम बात करेंगे MP का, यूपी का जो अगर हम यूपी का कोई MP है, यूपी का अगर कोई सांसद है, वो ज़्यादा जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करेगा बराए तमिलनाडु के सांसद से। तो पार्लियामेंट के जो सदस्य है उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंस है। अदरवाइज हर स्टेट में उनकी पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का अलोकेशन किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इसमें सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ और बोली गई है, ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि नॉर्मली हर राज्य में जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, लेकिन हर राज्य में हर MP
समान जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, क्योंकि यूपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ज़्यादा संख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि तमिलनाडु का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कम जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है। क्योंकि रीजन क्या है, 1971 की जनगणना के बाद इन सीटों को बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने इसका विरोध किया। दक्षिण के राज्यों ने बोला कि यदि हमारी जनसंख्या कम है तो क्या इसकी सजा आप इसलिए देंगे कि हमें सदस्य कम देंगे, और अगर हमारे पास हमारे सदस्य अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कम होंगे तो हमारा तो कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने विरोध किया। इसीलिए यूपी में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अब सीट नहीं बढ़ सकती 2026 तक। इसी निर्वाचन मैंने बता दिया, वो कंस्टिट्यूंसी जो कंस्टिट्यूंसी होती है उनके आधार पर निर्वाचन होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। और इसमें वयस्क मताधिकार, यानी कि हर व्यक्ति जो 18 साल कंप्लीट कर चुका है वो वोटिंग करता है। इसको पहले ये 21st ईयर थी, लेकिन 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसमें क्या कर दिया गया, इसको 18 साल कर दिया गया। तो कब घटाई गई, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कई बार कि 21 से 18 कब घटाई गई, कब इसको कम किया गया। तो 61वां अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको कम किया गया। क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, वोटिंग कौन कर सकता है, पहले कितनी थी अब कितनी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अभी इसको छोड़ो, ये मेंस की थी, इसको छोड़ो, इसको कोई काम नहीं है। इसके अलावा अगर किसी की जमानत जब्त हो जाती है, जमानत जब्त का मतलब अगर कोई कैंडिडेट अगर 1/6 वोटिंग प्राप्त नहीं कर सका, टोटल वैलिड वोटों का, अगर वैलिड वोटों का वो 1/6 अगर वोट प्राप्त नहीं कर सकता तो उसको जमानत जब्त हो जाएगी। उसको क्या होता है, उसके भरी पूर्ति करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब पैसे लेते हैं उससे, भाई आपका मतलब जमानत जब्त हो चुकी है, इतने पैसे दो। मनोनीत लोकसभा भंगे होने के साथ ही, अगर देखो अभी तो वर्तमान में कोई मनोनीत नहीं है, लेकिन पहले प्रोविजन था अगर कोई लोकसभा भंग हो गई तो उसी के साथ नॉमिनेटेड सदस्य की सदस्यता भंग हो जाती है। ध्यान रखना, यानी जैसे लोकसभा भंग होती है, नॉमिनेटेड सदस्य है उसकी भी लोकसभा सदस्यता भंग हो जाएगी। और दूसरी बात, जो नॉमिनेटेड सदस्य है वो सामान्य सदस्यों की तरह ही मंत्री बन सकते हैं। ध्यान रखना, वो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर भी वोटिंग कर सकते हैं। सभी अधिकार होते हैं जो नॉमिनेटेड सदस्यों को इलेक्टेड सदस्यों को मिलते हैं, वो भी सारे अधिकार नॉमिनेटेड सदस्यों को मिलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्टेड सदस्य प्लस नॉमिनेटेड सदस्य, इनमें कोई अंतर नहीं होता। बस अंतर एक होता है कि इलेक्टेड सदस्य है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग देते हैं, जबकि नॉमिनेटेड सदस्य उसमें नहीं लेते। दूसरी बात, बाकी नॉमिनेटेड सदस्य मिनिस्टर ही बन सकते। नॉमिनेटेड सदस्य जो नो मोशन एक्ट आता है उसमें भी अपना वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मोशन एक्ट जितने भी मोशन आते हैं उनमें वोटिंग करने का अधिकार इनको बराबर मिलता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव है उस पर भी ये वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है बहुमत जो हमारी वोटिंग प्रणाली क्या है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कुल मिला के है कि जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा वोटिंग पाए हैं वही कैंडिडेट विजयी घोषित हो जाएगा, चाहे अगले व्यक्तियों ने कितने पाए। जैसे मान लो 100 मतदाताओं ने वोट दिए, 4 कैंडिडेट खड़े हुए, एक को मिले 30, एक को मिले 20, एक को मिले 25, एक को मिले 29, ऐसे करके। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वोटिंग पाने वाला है वही विजयी होता है। हालांकि इसको 30% लोगों ने इसको पसंद किया है, लेकिन फिर भी ये जीत गया, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, हमारे लोकसभा के चुनावों में। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन इसके स्ट्रक्चर को लेकर के सवाल आते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर, इसका प्रोविजन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो इसका प्रोविजन आर्टिकल 82 के अंतर्गत है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका चेयरमैन होता है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर, ये तो या तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या अन्य अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो इसके पदेन पोस्ट ऑफिस यानी कि पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसके भी कुछ सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इसके अलावा इसमें 5 मेंबर लोकसभा के और 5 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। लेकिन इसके डिसीजन में ध्यान रखना, मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर जो लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर तो होते हैं,
लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। बाकी इन सबको वोटिंग करने का अधिकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इसके स्ट्रक्चर से संबंधित सवाल आते हैं, तो डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसका प्रोविजन क्या है, उसका क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य यह है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में ये सीटों का जो सीट है उनका क्या करता है, सीमांकन करता है, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर उनका डिलिमिटेशन करता है कि कितनी जनसंख्या पर किस राज्य में कौन सी जनसंख्या होनी चाहिए, और साथ में ST SC वर्ग को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये बात एक काम करता है। अब आपको पता है कि सीटों का अमन ने कैसे समायोजन किया है, कैसे सीटों को व्यवस्थित किया गया है, तो जनगणना के आधार पर। और जनगणना किसकी कैलकुलेट होती है आपको पता है, लास्ट जो जनगणना कैलकुलेट हुई और 1971 की जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी उसी के आधार पर किया जाता है, वर्तमान की नहीं। दूसरी बात, लोकसभा की सीटों की वृद्धि आर्टिकल 82 में प्रोविजन है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन वर्तमान में नहीं है। 1971 के बाद ये प्रोविजन कर दिया गया। 2026 तक वर्तमान में सीटें पूरी फिक्स कर रखी है, ठीक है। तब तक जनसंख्या कितनी बढ़े, सीटें नहीं बढ़ेगी। अब जो अगली जनसंख्या होगी उसके आधार पर 2026 में डिसाइड किया जाएगा बढ़नी है घटनी। तो अभी किसके आधार पर कैलकुलेट होती है, 1971 के आधार पर, ये चीज़ रखना है। और सीटों का जो इंटरनल, अगर हम समायोजन की बात करें, एडजस्टमेंट की बात करें, अगर इंटरनल सीटों का, लोकसभा के इंटरनल सीटों का एडजस्टमेंट होता है तो वो होता है यथार्थ जो इतने भी माइनॉरिटी वर्ग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। इसलिए हर बार जो इनको ST SC को अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो इनकी पॉपुलेशन 2011 कैलकुलेशन की जाती है। टोटल नंबर ऑफ सीटों का कैलकुलेशन 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है, लेकिन टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल वर्ग, स्पेशल सेक्शन, उनके लिए जो पॉपुलेशन ली गई है वो 2011 जनगणना के आधार पर ली गई है, ठीक है। तो उसमें ST को दिया गया लगभग 47 सीटें और SC को 87 सीटें दी गई है। लाभ के पद की अगर आप बात करें, इसको लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना कि किस जनगणना के आधार पर की गई है, अब कौन सी कैलकुलेट की जा सकती है, कब तक के लिए फिक्स कर दी गई है और ST SC के लिए क्या प्रोविजन है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा से एक सवाल आ सकता है, लाभ का पद क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, लाभ का पद है वो संविधान में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि क्या है। दूसरी बात, संसद ने 1959 में एक एक्ट बनाया और 1959 के एक्ट में संसद ने क्या बोला कि जिनको हम एक्सक्लूड करेंगे उनको तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, और जिनको हमने एक्सक्लूड नहीं किया यानी कि हमने बाहर नहीं किया, इस अधिनियम में जिनको बाहर करने का प्रोविजन लिखा है वो तो लाभ के पद नहीं है, अदरवाइज सारे लाभ के पद है। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसमें डेफिनेशन नहीं है बिल्कुल, और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट रूप से बोला कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी पद पर बैठा हुआ है उससे उसको कोई भी प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है या प्रॉफिट प्राप्त होने का संभावना है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। तो लाभ के पद से प्री में इतना ही सवाल आ सकता है कि क्या इसको डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया, बस। बाकी ये मेंस का क्वेश्चन है। न्यायपालिका ने आपको पता है जया बच्चन आपको पता है उत्तर प्रदेश जो फिल्म फेडरेशन है उसकी सदस्य भी थी और साथ साथ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य भी थी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया कि भाई जो जया बच्चन है वो उत्तर प्रदेश जो फिल्म फेडरेशन है, जो फेडरेशन से रिलेटेड जो उनकी इंस्टीट्यूट है उसकी भी सदस्य है, तो वो वहाँ से लाभ कमा रही है, अर्थात तो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ध्यान रखना, इसको लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गया और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो जया बच्चन है उसने स्पष्ट बोला कि देखो मैं भाई कोई वहाँ से सैलरी नहीं लेती, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सैलरी लेना जरूरी नहीं, आप उस पद पर रह करके डिसीजनों को इफेक्ट करती हो, इसलिए आपका वो पद लाभ का पद माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन बाद में स्पष्ट बोला कि अगर कोई पद है, अगर आप किसी ऑफिस के पद पर रह करके आप डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हो, डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हो, तो क्या माना जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बात बोल, जरूरी नहीं कि आपको वहाँ मॉनेटरी प्रॉफिट ही हो रहा हो, अगर आप डिसीजन को इफेक्ट करते हो तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद माना जाएगा, ठीक है। और संसद ने क्या किया, बूथलक्षी कानून का मतलब होता है कि बैक डेट में जाकर के कानून को लागू करना, ध्यान रखना। इसके अलावा लोकसभा की मेंबरशिप कब जा सकती है, एक तो यदि आपने डबल मेंबरशिप ली है और आपने अगर रेजिग्नेशन नहीं दिया तो भी आपकी जा सकती है, या आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन में पाए गए, या आपने खुद ने रेजिग्नेशन दे दिया, या आप 60 दिन तक सदन की बिना किसी को बताए एब्सेंट रहे हो, या एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको डिसीजन में पाए गए,
तो आपको लोकसभा की सदस्यता त्याग देनी पड़ेगी। लोकसभा में एक होता है प्रोटेम अधिकारी, कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है। एक होता है प्रोटेम स्पीकर, देखो होता क्या है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखो भाई नए इलेक्शन हुए, जैसे मान लो 2014 में मई में इलेक्शन हुए, ठीक है। इलेक्शन होने पर ध्यान रखना, कोई सदस्य इलेक्शन होकर के जब वोट जीत जाता है तो वो एमपी नहीं बनता, उसको लेकर के उसको शपथ लेनी पड़ती है, तब जाकर के वो संसद में भाग लेता है, संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है। जब तक वो क्या कर सकता है, शपथ नहीं लेगा, ओथ नहीं लेगा, तब तक वो संसद की सदस्यता नहीं माना जाएगा, संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब लोकसभा के नई इलेक्टेड होके आती है तो उसके सदस्यों को अपना अधिकारी चुनना होता है। लेकिन आपको पता है स्पीकर का क्या लिखा हुआ है कि स्पीकर वही व्यक्ति, स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखना, जब तक सदन के सदस्यों को औत नहीं दिलाई जाएगी तब तक वो कैसे स्पीकर का इलेक्शन कर सकते, क्योंकि जब तक औथ नहीं होगी, शपथ नहीं लेंगे, तब तक उसे सदस्य नहीं माना जाएगा। इसलिए इनकी औथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नाम का एक पद लाया गया। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसा कि अगर आपने सुना हो तो संविधान सभा में भी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ताकि वो संविधान सभा के सारे सदस्यों को शपथ दिला सके। फिर उन सारे सदस्यों ने शपथ लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया। ठीक उसी प्रकार से जब कोई नई लोकसभा आती है तो अपने सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का गठन करते हैं, और जैसे ही वो अपने सदस्यों को सदस्यता दिला देती है, फिर वो सदस्य जो कि उस सदन के सदस्य बन जाते हैं, फिर वो इलेक्शन करते हैं और अपने स्पीकर का चुनाव करते हैं। समझ गए, ये होता है प्रोटेम स्पीकर। तो कौन होता है सामान्यतः, ये कोई लिखा नहीं है, ये सामान्यतः इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, सबसे जो इसकी एलिजिबिलिटी है कि राष्ट्रपति जो सबसे सीनियर मोस्ट जो सांसद होता है, एज के हिसाब से सीनियर मोस्ट नहीं, जो सबसे ज़्यादा जिसका टेन्यूर पार्लियामेंट में रहा है, वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जो सदस्य होगा उसी को राष्ट्रपति के द्वारा कौन करता है, पहले बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट किसको करता है, सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट मेंबर को क्या करता है, अस्थायी सदस्य करता है, कौन के रूप में, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। स्पीकर जब ये सदन के सदस्य ये सामान्यतः बहुमत के आधार पर उसका चयन करते हैं, और सामान्यतः जिसको लोकसभा में बहुमत होता है वही सदस्य बनता है। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में थोड़ा उल्टा हुआ था, क्योंकि यूपीए जॉइंट सरकार थी, तो इसमें सीपीआई कांग्रेस का नाम बन करके, सरकार तो लगभग कांग्रेस की थी, लेकिन इसमें कौन बना था, सीपीआई का सदस्य बना। इसके अलावा उपाध्यक्ष है, तो सामान्यतः इसका विपक्ष को बनाते हैं, उपाध्यक्ष को सामान्यतः विपक्ष का बनाते हैं, ध्यान रखना। लिखा नहीं है कहीं, सामान्यतः एक ट्रेडिशन चल रहा है। और आपको पता है उपाध्यक्ष का काम क्या है, उपाध्यक्ष का काम क्या है कि वो सामान्यतः जब लोकसभा का स्पीकर अगर एब्सेंट रहता है तो सारी जिम्मेदारी उपाध्यक्ष ही निभाता है। एक होता है पद नियुक्ति, मतलब कैसे ये पद, मतलब मैंने क्या बोला कि कैसे स्पीकर को हटाया जा सकता है, तो मैंने वही बोला, ये इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, प्रभावी मतदान बोलते हैं। और इफेक्टिव मेजोरिटी का फॉर्मूला मैंने जो चेयरमैन होता है लोकसभा का या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस लाई जाती है उसी को इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। ठीक उसी प्रोसेस से इसको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। और कौन हटाता है, लोकसभा के सदस्य इसको आपस में हटाते हैं, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले इसको इंटीमेट करना पड़ता है। लोकसभा की इस शक्तियाँ तो मैंने बताई दी कि सारी प्रशासनिक शक्तियाँ, लोकसभा कैसे विकसित करनी है, लोकसभा का सचिवालय कैसे चलाना है, और लोकसभा जो महासेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी होता है, लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी, लोकसभा का सेक्रेटरी, और लोकसभा को डिसॉल्व करने, है ना, ध्यान रखना। अगर ये चीज़ ध्यान रखना, तो लोकसभा के सचिवालय को जो सेक्रेटरी होता है उसका अपॉइंटमेंट लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा का जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसका भी अपॉइंटमेंट लोकसभा स्पीकर करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या लोकसभा को भंग करते ही स्पीकर का पद चला जाता, नहीं, लोकसभा को डिसॉल्व करने के बाद भी स्पीकर बना रहता है, जब तक कि नई लोकसभा बन करके उसका स्पीकर नहीं आए तब तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसके पास क्यूसी जो जुडिशियल पावर है, क्यूसी जुडिशियल पावर, वो क्या है कि दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में अंतिम डिसीजन देने वाले अथॉरिटी कौन होती है, लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है। और ये जो संसद के संचालन में अगर कोई सदस्य बाधा करता है तो उसको सदस्यता से, मतलब सदन से हटा जा सकता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि ओम बिरला के द्वारा
वो कृषि कानूनों को लेकर के उस टाइम भी लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया था। तो उसको पावर क्या है कि स्पीकर के पास होती है। और निर्णायक मत देता है, यानी कि अगर बराबर मत आते हैं तो ध्यान रखना, सामान्यतः स्पीकर वोटिंग नहीं करता, लेकिन जब निर्णायक मत आता है तो वोटिंग करता है, ठीक है ना। और संसद का संचालन करने वाला समस्त कार्य इसी का होता है। इसलिए ध्यान रखना, संसद की जो सदन की संचालन समिति है, एक तो संचालन समिति, नियम समिति, इनकी अध्यक्षता भी स्पीकर ही करता है, ठीक है। ये चीज़ अभी तक हम यहीं तक देखेंगे। तो मैंने ये बताया गया है कि देखो, विधि बनाने की प्रक्रिया आपको पता है क्या होती है, वो थोड़ा सा देख लेंगे एक बार इस पेज को लास्ट यहीं तक रहते हैं। फिर विधि, संसद का जो मेन कार्य है विधि बनाने का, उसको देखेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा अगर हम और थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको, कि संसद की विधि बनाने की प्रोसेस क्या है, ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, विधि बनाने की प्रोसेस है कि सबसे पहले विधि को कोई भी ला सकता है, विधि बनाने का प्रोविजन कोई भी ला सकता है, या तो कोई संसद का सदस्य खुद भी ला सकता है या मंत्रिपरिषद का सदस्य भी ला सकता है। संसद का सदस्य लाता है तो वो क्या होता है, निजी विधेयक बोला जाएगा, उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। प्राइवेट बिल कौन लाता है, संसद का कोई भी सदस्य, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का सदस्य ना हो। और जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अगर सदस्य लाते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक बिल, ठीक है, सरकारी बिल। सबसे पहले वो लाते हैं, और लाते कौन, संबंधित मामलों को मंत्री लाएगा अगर मंत्री का है तो, जैसे विधि मंत्रालय के। उसके बाद हर बिल, चाहे वो निजी विधेयक लाओ चाहे प्राइवेट बिल, जब सरकारी विधेयक, हर बिल कहाँ जाता है, विधि मंत्रालय के पास जाता है। और विधि मंत्रालय के पास इसलिए जाता है कि कोई कानूनी दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर देगा। उसके बाद संसदीय कार्यों के मंत्री से रिकमेंडेशन ली जाती है। फिर जो हमारा स्पीकर होता है, अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा का स्पीकर, अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा का स्पीकर, उससे परमिशन ली जाती है कि हम किस दिन इस बिल को लाएं। तो उसके बाद लोकसभा का स्पीकर जनरल सेक्रेटरी, जो लोकसभा है या राज्यसभा का सेक्रेटरी होता है, उनसे रिकमेंडेशन करके पीठासीन अधिकारी यानी कि जो स्पीकर है वो उसकी डेट और टाइम डिसाइड कर देता है कि इस डेट को इस टाइम पर इसको डिसीजन करना है। यानी कि क्या होता है, ये पूरी प्रोसीजर है, कोई भी ला सकते हैं। लाने के बाद हो जाता है विधि मंत्रालय के पास, विधि मंत्रालय उसकी लीगल प्रोसेस को देखता है, कोई लीगल दिक्कत तो नहीं आएगी इससे। फिर उसके बाद उसको भेजता है स्पीकर को, चाहे वो लोकसभा में, तो लोकसभा अगर उसको लोकसभा में पहले प्रेजेंटेशन करना है तो लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा, राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा स्पीकर के पास, राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाएगा। वो डिसाइड करते हैं कि किस दिन इसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस होती है। इसके बाद प्राइवेट बिल की अगर बात करें तो जो गैर मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं उनको सारे लोगों को प्राइवेट बिल बोलते हैं। और अगर किसी मेंबर को प्राइवेट बिल लाना होता है तो इसके लिए उसको 1 महीने पूर्व सूचना देनी पड़ती है अपने स्पीकर, अपने हेड ऑफ हाउस को। हेड ऑफ हाउस यानी कि हेड ऑफ हाउस अगर को सूचना देनी पड़ती है कि मैं इसको क्यों लेके आ रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है। उसके अलावा हर फ्राइडे को, ध्यान रखना, हर फ्राइडे को लास्ट के 2.5 घंटे होती है, उन्हीं में इसके मुद्दे पर डिस्कशन हो सकता है। रेगुलर इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होता। रेगुलर जो बिल होते हैं वो सामान्यतः मिनिस्टर के बिल होते हैं, उन सरकारी बिलों पर ही डिस्कशन होता है। जो प्राइवेट बिल है उस पर डिस्कशन केवल और केवल अंतिम जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे को अंतिम जो 2.5 घंटे होते हैं उसमें किया जाता है। और देखो, इसे लोकतंत्र के अनुरूप क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर देखो, अगर मंत्री ला रहे हैं तो उसको लोकसभा में बहुमत है, ठीक है, तो वो इस आसानी से पारित हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर निजी बिल पारित हुआ है, इसका मतलब ये है कि वह बिल विपक्ष को भी अच्छा लगा और वह बिल सत्ताधारी दल को भी अच्छा लगा, यानी कि दोनों की सहमति से वो पारित होता है। क्योंकि विपक्ष के द्वारा लाया गया बिल अगर पारित हो है तो डेफिनेटली वो बड़ी बात होती है, क्योंकि विपक्ष का बहुमत नहीं होता, और विपक्ष का बहुमत नहीं होता, इसलिए वो बिल सामान्यतः कौन से बिल पास होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर सांसदों की सैलरी बढ़ानी है तो कैसा भी बिल हो 2 मिनट में पास हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें डिले नहीं होता। अगर सांसदों को कोई कल्याण करना हो तो 2 मिनट में कोई भी बिल पास कर देंगे, तब उनकी कोई विपक्ष काम नहीं आएगा, सारे लोग 1 मिनट में साथ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई काम वाला आएगा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा सा उसको ज़रूर ये क्या कर देते हैं, उसको विपक्ष अपना टांग अड़ाता है, ये टांग, ये चीज़ होती है। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है फर्स्ट रीडिंग। 3 प्रोसेस होती है, एक होती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में कोई भी बिल होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसके छोटे मोटे थोड़े बहुत उसके बारे में उद्देश्यों पर डिस्कशन होता है। इसके बाद होती है द्वितीय रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, फुल डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन होता है। और डिटेल्ड डिस्कशन करने के लिए ये होता है कि चाहे तो उस बिल को संसदीय समितियों के पास भेजा जा सकता है। तो संसदीय समितियाँ बनती हैं। संसदीय समितियाँ क्या होती है ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो प्रोसेस देखना, पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, फिर होती है सेकंड रीडिंग और फिर होती है थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन होता है, सेकंड रीडिंग में उसका डिस्कशन होता है और थर्ड रीडिंग में उसकी वोटिंग होती है।
ठीक है ना। वोटिंग होती है उसमें सेक्शन वाइज वोटिंग होती है, मतलब वो उसका चैप्टर वाइज, है ना। और यहाँ वोटिंग होती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सेकंड रीडिंग में होती है चैप्टर वाइज वोटिंग और यहाँ होती है डिटेल वोटिंग, ठीक है ना। ये वोटिंग होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। डिटेल वोटिंग का मतलब है कि पूरे बिल पर, और चैप्टर वाइज मतलब उसके हर चैप्टर पार्ट पे होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना एक बार, अभी इसमें और अच्छे से समझाएगा। तो ध्यान रखना सेकंड रीडिंग में जाती है जब इसको संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। हर बिल को संसदीय समिति के पास नहीं भेजा जाएगा, संसदीय समिति या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना है या नहीं भेजना, इसका डिसीजन कौन लेता है? हेड ऑफ हाउस, अर्थात लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसको पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजना है या नहीं भेजना, ठीक है। इसके बाद संसदीय समिति क्या है, ध्यान रखना इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। लोकसभा के जो रूल है उसमें इसका डिसाइड किया गया है। संसद का ये छोटा रूप होती है, आपको पता है, और ये बैकग्राउंड में, मतलब बैक में रहकर के काम करती है। कोई भी मंत्री, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कई बार, कोई भी मंत्री संसदीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनका चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। ये किसके आधार पर काम करती है? स्पीकर के डायरेक्शन के आधार पर काम करती है। और ये सारी कमेटी अपने जो हेड ऑफ हाउस है उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और ये समितियां लोकसभा और राज्यसभा में उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए भी काम करती है। समितियों की आवश्यकता क्यों? ये तो प्री के लिए नहीं है, इसको तो छोड़ देना अभी। समितियां कितनी होती है? एक होती है सेलेक्टिव समिति, सेलेक्ट समिति, एक होती है स्टैंडिंग समिति, एक होती है ज्वाइंट समिति। देखो अब क्या होता है इनका थोड़ा सा। ज्वाइंट समिति कौन सी समिति होती है? हालांकि होती तो अस्थायी है, ये दोनों होती तो अस्थायी है और ये होती है स्थायी। स्टैंडिंग समिति की अगर हम बात करते हैं, स्थायी समिति जैसे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है वो ऐसी की होती है, लोक लेखा समिति या रूल कमेटी होती है, ठीक है ना, वो भी इसी की होती है। तो ये जो प्राक्कलन एस्टिमेट समिति होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, वो होती है। एक मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा, जितनी भी समिति होती है, जितनी भी कमेटी है, उनको ज़रूर आपको एक बार पढ़ लेना है कि उनमें मेंबर कितने हैं, क्या वो दोनों सदनों के लिए है, और मतलब उसका कार्य क्या है, ये ज़रूर आप पढ़ लेना एक बार। जितनी भी समिति है, लगभग 10 से 5 समिति है, उनका थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना है, जरूर कि सदस्य कितने हैं और उसका सदस्य में लोकसभा के कितने हैं और राज्यसभा के कितने, इसको जरूर देखना है आपको। तो ध्यान रखना, संयुक्त अगर मान लें कोई बिल सबसे पहले रोज लोकसभा या राज्यसभा में आया है, सबसे पहले प्रस्तुत हुआ है, और जिस हाउस में फर्स्ट टाइम वो प्रस्तुत हुआ है वो हाउस चाहता है कि यार इस पर कमेटी के पास भेजना है, तो वो हाउस क्या कर सकता है, ये कमेटी का गठन करता है। लेकिन वो जैसे मान लें अगर पहले लोकसभा में आया और राज्यसभा में है, लोकसभा का स्पीकर ने डिसाइड किया कि नहीं इसको कमेटी के पास भेजेंगे, तो ये कमेटी के पास वो एक कमेटी बना देगा। लेकिन राज्यसभा भी चाहती है कि क्यों ना बार बार कमेटी बनाना, सच्चा है कि राज्यसभा खुद भी चाहती है मैं भी इस पर कमेटी बनाऊंगा, तो ये दोनों मिलकर क्या करा देंगे, ज्वाइंट कमेटी बना देंगे, ठीक है ना। यानी कि जब स्टार्टिंग वाला हाउस ही चाले कि भाई मुझे कमेटी बनानी है तो कमेटी बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लें ये सेलेक्ट समिति कमेटी कब बनती है, जब पहले हाउस में पास हो गया उसने कमेटी नहीं बनाई, दूसरे हाउस की इच्छा है कि उसको कमेटी बनानी है, तो दूसरा हाउस अपनी कमेटी बना सकता है, तो वो होता है दूसरे हाउस की कमेटी, उसमें दूसरे हाउस के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। समिति का कार्य है कि अच्छे से उसका ब्रीफली डिस्कशन करती है ना, सदन की स्थायीता को बनाए रखती है, क्योंकि सदन तो आपको पता है जब सेशन चलता है जब भी काम करता है, लेकिन कमेटियाँ हर दिन काम करती है, ठीक है ना। ये चीज़ जानेगा, ये बेंच का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना। जैसे ही कोई विधेयक मान लेते हैं कमेटी के पास गया, कमेटी अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है, कमेटी उस विधेयक से संबंधित अपनी बात रखती है, उसके बाद विचार होता है। मैंने बोला ना कि सेकंड जो रीडिंग होती है उसमें वोटिंग होती है, किसके आधार पर, चैप्टर बाई वोटिंग, ठीक है ना। और उसके बाद होती है थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में उस टोटल बिल पर वोटिंग कराई जाती है, और टोटल बिल पे वोटिंग कराने के बाद ही उसमें चीज़ होती है। तो ये होती है पूरी एक विधि प्रोसेस। अब मान लेते हैं ये तो यहाँ तक है, अभी तक हम इसको यहीं पर देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसमें और प्रोसेस। मैं इनको इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं को लेकर के सवाल क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, इन्हीं को लेकर यूपी पीसीएस में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कमेटियों के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते क्या संविधान में इनका प्रोविजन है। उसके बाद कमेटियों की जितने भी स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है, क्योंकि कमेटियों को लेकर के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए तो इसको जल्दी ही मतलब हम कर देंगे इसको पार्लियामेंट से, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने शायद कमेटियों को लिया है नहीं लिया, हाँ ये
थोड़ा सा कमेटियों को मैंने शायद नहीं लिया, आप कोशिश करना कि उन कमेटियों को एक बार देख लें, ठीक है। हालांकि मैं जितना हो सके करूँगा इसमें। तो संसद को कल लगभग हम ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। और रही बात जितने भी संवैधानिक जो संस्थाएं, उनको तो कुछ नहीं, एक वीडियो में सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके फैक्चुअल होते हैं और डायरेक्ट सवाल वहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब आप धैर्य रखना, कोशिश करना, क्योंकि बहुत 1 घंटे की वीडियो है। और आपको पता है, अगर मैंने फिर आपसे पहले ही बोला था, अगर आप चाहे तो मैं फैक्ट टू फैक्ट बता करके 2 वीडियो में सारी पॉलिटी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल 2 घंटे में ख़त्म करना नहीं। मेरा है कि जो मैंने सीखा है और जो मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद होता है, उसको आपको अच्छे से बताएं, ताकि प्री हो चाहे थोड़ा बहुत हेल्प मेंस में हो, या यूपी पीसीएस में कितनी घुमावदार सवाल हो, यूपीएससी में कितनी घुमावदार सवाल हो, उसमें किसी भी तरह से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 18 से 20 सवाल आपके क्वेश्चन है पॉलिटी से आते हैं, और ये 18 से 20 ही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। यूपी पीसीएस का लास्ट ईयर का मैंने पेपर देखा है, उसमें भी बहुत सवाल क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में लेके ही चले गए, ठीक है ना। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट और रीजन वाले वो क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें भी आपको थोड़ा डिफाइन में जाना पड़ता है, इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे बताया जा रहा है। इसलिए कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि धैर्य बना के रखें, ऐसे नहीं सोचें कि सर लंबी खिंच गई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझ के आपको पढ़े बस। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।